नमस्कार दोस्तों, मैं सिंह थराना। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बार बार दिखाते रहेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में। तो आज हम बात करते हैं, हमारे साथ है श्यामालाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं। तो श्यामालाल जी, बताना कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इनेलो जेजेपी और इन दोनों का जो गठबंधन है, सीट है, गठबंधन हुआ है, तो उनमें सीट को लेकर के अभी तक इनमें बंटवारा नहीं किया जा रहा है। तो इस पर एक बार प्रकाश डालिए थोड़ा। देखिए, इनेलो और जेजेपी की बात शुरू करने से पहले मैं इसके थोड़ा भूतकाल पर जाना चाहूंगा। इनेलो का वर्ष 2019 में जो चुनाव हुआ, इनेलो को टूट के और जो है नए जेजेपी का गठन हुआ। अगर उस समय के राजनीतिक हालात और वोट के प्रतिशत को देखें तो उस समय पुलवामा अटैक हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को इस पुलवामा अटैक के लिए एक स्पष्ट बहुमत मिला और हरियाणा प्रदेश में भी जो है करीब 10 की 10 लोकसभा सीटें जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली जी। और जो अगर बात करते हैं अन्य विपक्षी दलों की, तो उनको जो है वो खाता भी नहीं खोल पाए। अगर कुल मतदान की अगर लोकसभा के चुनाव में बात करें तो 58% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए और कांग्रेस पार्टी के जो खाते में है वो 28% वोट रहे। बाकी जो है वो इनेलो और अदर्स के खाते में जाते हैं। इसके करीब 6 महीने बाद जो है लोकसभा विधानसभा चुनाव आता है हरियाणा प्रदेश का। लेकिन ये विधानसभा चुनाव जो आता है, इससे पहले एक राजनीतिक घटनाक्रम होता है और वो घटनाक्रम क्या है कि जींद में एक रैली होती है इनेलो पार्टी की, जिसमें पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी शामिल होते हैं। लेकिन इस रैली के दौरान जो दुष्यंत चौटाला जो है युवा नेता है, उनके पक्ष में सीएम आया के नारे लगे और कहीं ना कहीं जो है ओपी चौटाला के चुनाव जो भाषण है उसके दौरान उस कार्यक्रम का उसको भी जो है बाधित करने का कार्य किएगा। तो यहाँ से जो है इनेलो पार्टी के दो फाड़ होने की जो है परिकथा लिखी गई और एक जेजेपी जो है नई पार्टी का जन्म हुआ। ये जो जन्म हुआ इस पार्टी का, इस परिप्रेक्ष्य में जो है फिर विधानसभा चुनाव आते हैं 2019 के। 2019 के विधानसभा चुनाव में ये जो थर्ड फ्रंट है, एक तरफ तो बीजेपी का था 75 पार का नारा, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो थोड़ी ही सहमी हुई थी। लोकसभा चुनाव गए थे ताजा, उसमें उनको जो है वोट परसेंट बहुत कम था। इस दौरान जो है जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में करीब जो थर्ड फ्रंट की अगर बात करें, जिसमें थर्ड फ्रंट अब जो है इनेलो अलग थी, जेजेपी अलग थी, तो उन दोनों को कुल मिलाकर करीब 19% वोट मिले। ये जो 19% वोट का जो आंकड़ा था, उसमें जो है एक जो बड़ा आंकड़ा निकल के आया वो नई जन्मी पार्टी जेजेपी के पक्ष में आया और 14% 84 के आसपास इस जो है वोट प्रतिशत इस नई पार्टी को मिले। जबकि अगर बाकी जो वोट रहे वो जो इनेलो के खाते में रहे। तो ये जो जन्म हुआ पार्टी का, और इसके बाद ये इस जो वोट प्रतिशत के साथ है वो इन जो जेजेपी पार्टी है उसको जो है अच्छे खासे विधायक भी मिले इस वोट बैंक के साथ साथ। जबकि अभय सिंह चौटाला जो है वो अकेले पड़ गए और वो 2.44 में जो है वोट प्रतिशत के साथ 81 वोट जो सीटों पर चुनाव लड़े थे और 78 पे उसकी जमानत जब्त होगी। ये जो परिप्रेक्ष्य रहा इस दौरान, तो पूरे जो घटनाक्रम रहा, इसमें जो है एक चीज निकल के आती है। वहीं अगर बात करें बसपा की, तो बसपा को वर्ष 2019 का जो चुनाव था उसमें 4.14% वोट मिले थे और उन्होंने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा और 82 जो है सीटों पर जो उनकी जमानत जब्त हुई। ये जो चीजें आई, इन चीजों ने एक जो है नई पटकथा लिखी जो आज वर्ष 2024 का चुनाव आ रहा है इसके लिए पटकथा लिखने का काम क्या हुआ कि जो दोनों पार्टियां हाशिए पे चली गई। हाशिए पे क्यों चली गई? जेजेपी तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और दुष्यंत चौटाला जो है भारतीय राजनीति के अग्निवीर साबित हुए और डिप्टी सीएम रहते हुए 4.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सरकार से बाहर कर दिए गए। ये राजनीति के अग्निवीर उनको कहा जा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो इनेलो वो काफी जो है डाउन चली गई थी, जिसकी वजह से उसको दोबारा संभलने का भी मौका नहीं मिल पाया। और आप देख सकते हैं कि जो ये लोकसभा चुनाव गए, इसमें दोनों जो है कांग्रेस और जो बीजेपी है, इनको 5-5 सीटें मिली हैं और जो वोट प्रतिशत है उसमें भी काफी बदलाव आया। लेकिन जो अब जो स्थिति आई, जो तीसरी जो थर्ड फ्रंट जो है उसको करीब 14% जो वोट प्रतिशत वाली जेजेपी थी जो 2019 में 14.84% वोट ले रही थी, अब वो 1.56% पे आके रुक गई है इस लोकसभा चुनाव में। उसके कारण क्या रहे, वो जो लोग उसमें शामिल होना
सरकार में और सरकार से निकाले जाना, और उसके बाद ये स्थितियां जो सिमट के आई, ये तो तमाम आपको प्रकरण आपके सामने रहा है। जी जी। अब उसके बाद बात करते हैं कि इस जो कार्यक्रम था, ये जो चुनाव रहे 2019 वाले, इसमें एक चीज और विशेष थी। विशेष क्या थी कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों की स्ट्रेटजियां अलग अलग थी जी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि जो जाट नॉन जाट की राजनीति एक परिपाटी रखी, और उस परिपाटी पे कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए, और जो 75 पार का नारा था उसके माध्यम से उन्होंने एक बार फिर से सरकार बनाई जिसमें जेजेपी शामिल रही जी। और इस जो चुनाव रहा, इसमें एक जरूर समस्या सामने जो निकल के आई कि जो जाट वोट बैंक है 24 में, वो कहीं ना कहीं इनसे छिटक गया भारतीय जनता पार्टी से, और वो इनेलो जेजेपी कांग्रेस इनके बीच में बंटने की जो स्थिति आने लगी है। और इसी के मद्देनजर अब जो आने वाली चीजें हैं वो कहीं ना कहीं है अब नए समीकरण पैदा कर रही हैं, और उन्हीं समीकरण के माध्यम से अब जो स्थितियां बदलने लग रही हैं। हालांकि आपने देखा कि 2019 के जो चुनाव में लगभग जो जाट नेता थे, लगभग जो सीनियर थे, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चौपी धनखड़ हो, चाहे सुभाष बराड़ा हो, जो सीनियर लीडर जाट लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे चुनाव हार गए जी। जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं एक खाली स्थान आ गया जाति विशेष, जिसको हम जाट कहेंगे, उसको लेके। लेकिन दोबारा से जो है अब इस 2024 में जब पार्टी दोबारा से चुनाव में आई है, हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बना दिए गए मनोहर लाल खट्टर की जगह, प्रदेश मोहनलाल बडोली बना दिए गए, तो कहीं ना कहीं नॉन जाट को भी टारगेट किया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी ने जाटों को नकारा है जी, एक तरह से नकारा था। लेकिन जब समीकरण जो ग्राउंड की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद उन्होंने कहीं उसकी को जो है संभालने की भी कोशिश की। और आप देख सकते हैं कि जो मैनिफेस्टो कमेटी है हरियाणा की जो भाजपा की, उसमें ओपी धनखड़ को जो उसका अध्यक्ष बनाया गया, चुनाव समिति का कैप्टन अभिमन्यु को भी उसमें शामिल किया गया, और एक कहीं ना कहीं जाटों को भी बैलेंस करते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी वो दिखाई दी इसके आज की जो हालात है उसमें। तो अब जो नए समीकरण बन रहे हैं उनके मद्देनजर जो है एक नई परिपाटी बन के आ रही है, और उस परिपाटी में दो नए गठबंधन आ रहे हैं, इनेलो बसपा और जेजेपी, और नई एक आजाद पार्टी जिसके अभी एकमात्र सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने पहली बार हरियाणा में एंट्री की है और जजपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया है जी। ये फिलहाल आज तक की जो स्थिति आपके सामने है जी। जी श्याम जी, एक सवाल है आपसे कि आज के हालात के क्या जातीय समीकरण और राजनीतिक हालात दिखाई देते जा रहे हैं? देखिए, आज जो परिस्थिति हमारी, जैसे मैंने आपको कहा कि इस पिछला जो 2019 का चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जाट नॉन जाट की जो एक चीज शामिल की, वो लोकसभा में भी रही, वो विधानसभा में भी रही। लेकिन अब इस चुनाव में शुरुआत में तो ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जाट नॉन जाट का खेल कर रही है, लेकिन अब कुछ बैलेंस करने के प्रयास किए गए हैं। लेकिन जो अब मैं बात करता हूं कि इनका वोट बैंक की, तो हरियाणा प्रदेश में सबसे जो अहम जो वोट या ये कहते हैं वोट की राजनीति को प्रभावित करता है, वो डोमिनेंट कौम जाट है, जिसका 23% जो है वो पूरे प्रदेश में के आसपास माना जाता है, जिसके ऊपर कांग्रेस की भी नजर है, इनेलो की भी नजर है, जेजेपी की भी नजर है, और भाजपा की भी नजर है। और इस लोकसभा चुनाव की खास बात रही जो अभी हमारा 2024 में गया है, उसमें जो जाट वोटर है वो तो 75 से 80% जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ गया है जी। लेकिन एक और नई चीज निकल के आई है इस चुनाव में, जो राहुल गांधी संविधान की किताब हाथ में लेके घूमे पूरे देश में, उसका प्रभाव हरियाणा में भी देखने को मिला। और SC A कैटेगरी, विशेष तौर पर चमार हम बिरादरी की बात करते हैं, वो 80 से 90% तक जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ गई है। तो एक नया समीकरण निकल के आया है, और इस एक नए समीकरण ने एक नए राजनीतिक हालात पैदा किए हैं। इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि SC A और B कैटेगरी अलग अलग बनाई जाए, चमार को SC A में रखा जाए, जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको B में रखा जाए, कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है जो प्रभावित करने वाला है। तो जो ये जो अलग अलग आंकड़े हुए हैं, जो जातीय समीकरण अलग अलग बने हैं, इनका राजनीति में भी काफी गहरा असर होने जा रहा है, और आने वाले समय में ये A और B का जो है वो काफी एक अहम भूमिका होगी, जो एक अलग से नई राजनीति को तय करेगी जी। जी जी श्यामलाल जी, एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि जो पार्टियां हैं इनका दोनों गठबंधनों को लेकर के जी क्या स्थिति बनी दिखाई दे रही है? देखिए, दोनों इनेलो और जजपा हम मेन तो दो ही पार्टियों को मान के चल रहे हैं। हालांकि बसपा पहले भी अपने
मौजूदगी दर्ज कराती रही है। कई बार इनके विधायक भी जीत के आए हैं। जब समय था मानसिक बनेड़ा के टाइम का, वो परिस्थितियां रही, वो पार्टी छोड़ के चले गए, एक तरह के आरोप भी लगे, लेकिन उस समय एक बार भारतीय जो बसपा वो संभली थी। उसके बाद फिर से डाउनफॉल में आ गई। वो प्रत्येक विधानसभा में 1000, 2000, 1500, 3000 या जो अच्छे और ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन 5,000 तक वोट लेती है। तो ये जो है इसको साधना का इनेलो ने काम किया कि क्यों नहीं इसको साधा जाए। इसी तरह जजपा है। जजपा ने भी ये सोचा कि कहीं ना कहीं हम जो है एक जाति विशेष को और जो है एससी समाज को जो है हम वो टारगेट करें और हमें वहां से वोट मिल सके, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर रावण के साथ समझौता कर लिया। लेकिन ये जो हालात हैं ये कुछ ऐसा ही है कि तुम्हें कहीं ठोर ठिकाना नहीं, हमें कहीं जाना नहीं और हमें किसी ने बुलाना नहीं जी। ये ऐसी चीज बनी हुई है। मेरा कहने का भाव ये है कि इनेलो के पास और जेजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं और जाने का, और बसपा और आजाद चंद्रशेखर आजाद के पास कहीं और को बुलाने वाला नहीं है जी। ये स्थिति ऐसी बनी है। उसके बावजूद भी दोनों पर जो गठबंधन अलग अलग हैं उनमें इनेलो बसपा का जो गठबंधन हुआ उसमें 53 सीटें जो इनेलो को हिस्से में आई है, 37 सीटें बसपा के खाते में आई है। आज तक की जो स्थिति की बात करें तो 7 सीटों पर जो है वो इनेलो द्वारा जो है कैंडिडेट उतार दिए गए हैं और 4 सीटों पर बसपा भी उतार चुकी है जी। रही बात जजपा की और आजाद पार्टी की, तो जजपा और आजाद पार्टी के बीच में भी 70 और 20 का जो है वो एक समझौता हुआ कि 70 पे जो है जजपा लड़ेगी, 20 पे आजाद लड़ेंगे। आज तक की अगर हम स्थिति की बात करें तो 15 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर जजपा ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और 4 सीटें ऐसी हैं जो चंद्रशेखर आजाद ने भी जिनके अपने जो है कैंडिडेट के नाम उनमें शामिल कर दिए हैं। अब बात करते हैं जो आपने जैसे मैंने आपको बताया कि एससी और एससीपी की, ये जो चीजें हैं ये अब आने वाले समय में एक अलग से कार्य करेंगे, प्रभाव डालने का काम होगा। वो कितना होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये चीजें आगे जाके जो है वो अपने मायने रखेंगी। हालांकि आज के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करूं मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा जजपा ने विधानसभा का, और फिर भाजपा की गोदी में जाके बैठ के जी। तो इससे जो है जजपा के खिलाफ एक जो है विशेष विरोध का स्थिति पैदा हुई। इतना एंटी इनकम्बेंसी जो है वो मनोहर लाल खट्टर के विरोध में के प्रति नहीं थी, बीजेपी के प्रति नहीं, जितनी जेजेपी के प्रति है बहुत। और उसका खामियाजा, उसका एक असर ये देखने को मिला कि जजपा के पास बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें पूरी कार्यकारिणी साफ होगी, वो कांग्रेस में या बीजेपी में जाके शामिल हो गए। वही इनेलो की स्थिति है। इनेलो ने हालांकि कुछ न कुछ सुधार किया है, वो से उनका पिछला स्टैंड रहा हो किसान आंदोलन के दौरान का या अनेक मुद्दों पर खड़े रहने का चौधरी अभय सिंह चौटाला का, उन्होंने कहीं ना कहीं स्थिति को सुधारा है। और ये जो स्थिति उन्होंने सुधारी है उसमें जो कहीं ना कहीं ये चीजें आगे आगे बढ़ के आ रही हैं। लेकिन आज अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो मेरा मानना यह है कि जो दोनों ही गठबंधन है वो 2019 की जो उनके जो एक वोट प्रतिशत था, जो हम थर्ड फ्रंट का कहेंगे करीब 19% के आसपास, इस बार वो मुझे इससे कहीं और ज्यादा नीचे जाता दिखाई दे रहा है। और स्थिति कहीं ऐसा ना हो कि ये नगण्य तक चले जाएं। हालांकि इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया कि थोड़ा सा सुधार इनेलो में हुआ है। वो जो उनका पिछले स्टैंड रहे अलग अलग परिस्थितियों में, उसको लेकर उनकी एक पॉजिटिव छवि बनी है कि जेजेपी की बजाय इनेलो ठीक है। जेजेपी का ग्राफ गिरता चला गया और इनेलो का अब उभरने लगा है। जी 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 बिल्कुल, आपका कहना ये। हाँ, तो आज जो स्थिति है मेरे अनुसार जो गठबंधन है, देखिए बसपा कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगी। हाँ, बसपा के कुछ वोट बैंक को जो है वो इनेलो यूज कर सकती है। जजपा का अपना जो है आधार खिसक गया है। चंद्रशेखर आजाद की हरियाणा में पहचान नहीं है। ऐसी समाज के भी कुछ पढ़े लिखे लोगों को छोड़ दें तो ऐसी समाज को यही नहीं पता कि लोगों को यही नहीं पता कि चंद्रशेखर आजाद रावण कौन है, तो उसकी अपनी पहचान नहीं है। तो जजपा का तो मेरा मानना यह है कि इस चुनाव में जजपा की स्थिति कुछ ऐसी होगी जैसे 2005 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की हुई जी। उनके विधायक आए, कांग्रेस की सरकार में शामिल हुए, पार्टी टूट गई और तो जो है पति पत्नी की सरकार बन के रहेगी, पार्टी बन के रहेगी सॉरी। और पति पत्नी की पार्टी, हालांकि उन्होंने 2 सीटें तो जीती थी, लेकिन आज के लोक विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं जेजेपी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माँ बेटे की पार्टी भी नहीं बचेगी जी।
स्थितियां इतनी खतरनाक हैं। अभी जो दुष्यंत चौटाला ने पूर्व डिप्टी सीएम ने जो फार्म भरा है, उसमें बैकअप फार्म उनकी मां का भरा गया है। दिग्विजय चौटाला जो है उन्होंने तो फार्म भर दिया, लेकिन साथ में जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव लड़ते हैं तो जजपा जो है उनके लिए सीट छोड़ देगी। तो कहीं ना कहीं वो भलमान उसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि वो उनके लिए कोई दया भाव या अपनापन दिखा रहे हैं। वो एक तरह से पिंड छुटाने वाली स्थिति मुझे ज्यादा दिखाई देती है। ये चीजें हैं। अब जो अहम चीज आती है कि इनेलो में आज भी जो है आदित्य चौटाला जो चौटाला परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने वापसी भारतीय जनता पार्टी के जो है त्याग पत्र देके आज इनेलो ज्वाइन की है। और उनको इनेलो ज्वाइन करते ही शायद आज टिकट भी जारी कर दी जाए शाम तक। अगर वो अर्जुन चौटाला, अभय सिंह चौटाला और 2-3 ऐसे जो है कैंडिडेट जो है, खासतौर पे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार की तरफ जो बेल्ट है, जींद की तरफ की जो बेल्ट है, वहां इनेलो पार्टी कुछ ना कुछ कर सकती है। अगर वो कब करने की स्थिति में है, स्थिति ये बन रही है कि अब जो है इनेलो और जेजेपी, हालांकि इंतजार तो दोनों कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं वो उनका दामन थाम लें, या कांग्रेस पार्टी के जो बागी हो जिनको टिकट ना मिले वो उनका दामन थाम लें। यही स्थिति लग रही है कि जो आज पार्टियां जो है, मान लो दोनों की टिकटें तो फंसी पड़ी हैं विरोध के कारण, कांग्रेस पार्टी और भाजपा की। तो अगर वो एक बार जो विरोध निकल के आ रहा है वो थोड़ा ठंडा पड़ जाए ताकि और सीट डिक्लेयर करें। लेकिन एनएल और जेजे के पास तो ऐसी स्थिति है ही नहीं, उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। अगर रियल ग्राउंड की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषक यहाँ तक कहे कि इन दोनों पार्टियों के पास तो विधानसभा वाइज ठीक ठाक कैंडिडेट नहीं है जिनको टिकट देके मैदान में खड़ा किया जा सके। तो ये एक तरह से उधार के जो नेता हैं उनके भरोसे बैठी हैं फिलहाल आज के दिन दिखाई देती हैं कि जैसे ही वहां से कोई जो है पार्टी छोड़ के आए हम उनको ज्वाइन करा दें और चुनाव मैदान में उतार दें। क्या देरी आपकी मानना है कि आप ये क्या चुनाव में टिकट वितरण को लेकर के देरी इसी बात की है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है? हाँ, देखिए उन दोनों पार्टियों का जो अंतरकलह है उसकी वजह से अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हो रही है। पार्टियां दोनों फूक फूक कदम रखे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि इन दोनों के पास कैंडिडेट नहीं है और ये उधार के जो है कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है कि आने वाले समय में वो पार्टियां छोड़ के आए और हम जो है उसके बाद टिकट डिक्लेयर करें। पिछली बार जजपा ने यही किया था, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो बागी थे जिनको टिकट नहीं मिली थी उनको उन्होंने टिकट दी थी और वो टिकट की वजह से ही जो सीटें जीत पाए थे ये उन्हीं की बदौलत थी। अब जो है स्थिति फिर वही उसी इंतजार में लगते हैं दोनों पार्टियां कि वहां से लोग छोड़ के आए हम उनको ज्वाइन कराएं। लेकिन छोड़ के आने वालों मैं ये मानता हूं कि वो जजपा की बजाय इनेलो को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, क्योंकि इनेलो का एक ग्राफ पूरे हरियाणा में थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है और उसका फायदा कैंडिडेट को जरूर मिलेगा। और ये जो कैंडिडेट आएंगे, अगर कोई दमदार कैंडिडेट आता है जिसको कांग्रेस पार्टी या भाजपा द्वारा टिकट नहीं दी जाती है और वो एक दमदार कैंडिडेट मिल जाता है और उसको इनेलो की जो 2-3 हजार वोट है विधानसभा में या 5-10 हजार वोट है, कई विधानसभा ऐसे हैं जिनमें आज भी उनका अच्छा खासा ग्राउंड है, तो अगर वो बैकअप मिल जाता है तो वो जो कैंडिडेट वहां से बागी होके आने वाला है वो कोई सीट निकाल ले तो कोई ताज्जुब की सीट बात नहीं है। और मेरा मानना ये है कि आज की परिस्थितियों में, हालांकि राजनीति अप डाउन का खेल है, उसमें ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आज की अगर स्थिति में बात करें तो इनेलो पार्टी 2 से 5 सीटें तक जीतने की स्थिति में मैं मानता हूं है। लेकिन जजपा आज 0 पे है और आगे भी 0 पे रहने की संभावना है क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। जी तो मेरा मानना आज जो आपने जो मेरे से सवाल किए हैं उनका कंक्लूजन टोटल यही है। रही बात जो आप लोगों ने आपने जो कहा टिकटों के वितरण की बात, जैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो विशेष तौर पर जो इलाके हैं यमुनानगर का, पानीपत का, अम्बाड़ा का, यहाँ तो बसपा जो है वो इस गठबंधन से टिकटें ले सकती है, जबकि सिरसा, हिसार, जींद, कैथल, भिवानी की तरफ से इनेलो को अगर जिताऊ कैंडिडेट मिल जाते हैं तो वो समीकरण बदल सकते हैं। जी तो मेरा मानना यही है कि आने वाले समय, हालांकि बाकी तो समय के गर्भ में है, लेकिन जो ये रिप्लेसमेंट पार्टी बनी है दोनों इनेलो और जजपा गठबंधन, अलग अलग जो गठबंधन है वो एक तरह से रिप्लेसमेंट पार्टियां बनी है और ये उस अपने रिप्लेसमेंट के लेवल से को हटा के एक नया अपना आधार जनाधार बनाती हैं और अपनी पहचान बनाती हैं, तो वो काबिल तारीफ रहेगी। जी
जी। तो ये थे हमारे साथ श्यामल राउत, राजनीतिक विश्लेषक। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम जनता तक ये मैसेज पहुंच सके और जानकारियां मिल सके। राजनीति की जानकारियां जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।